Hello, everybody. Today, the discussion or the topic of topic of studying is civil engineering, and we are just discussing or the discussion of civil engineering we are doing from the Learning Education Center or Learning Educare study platform, and this is very important to know about civil engineering because after studying this engineering, one must know or the knowledge or the course outcome of this civil engineering is what is all about to know about the something planning, design, construction. As we generally think about that, the civil means something related to construction or the field of real estate where it is used. It is used in every sphere of life, every sphere in day-to-day life, in construction or definitely it will be studied as in syllabi where it is getting to studied as a syllabi or syllabus in colleges, universities, in the curricula or the curriculum of universities or colleges, various colleges and universities, and throughout the globe and in India as well. And definitely, civil engineering is also the part of UPSC syllabus and as an optional subject, either dealing paper number one or paper number two. And in the various competitive exams like engineering services, like IES, engineering services, and it is also as an subject there. And definitely the objective based question or the questions like MCQ or PYQ questions and the descriptive questions generally asked in this engineering, which is civil engineering. तो आज जो पढ़ेंगे, अभी जो डिस्कशन होगा वो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और लर्निंग एजुकेशन सेंटर, लर्निंग एजुकेयर प्लेटफॉर्म, स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस अध्ययन के स्टडी के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में आता है, सिविल और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है और कहीं ना कहीं अकादमिक क्षेत्रों में, एकेडमिक क्षेत्रों में, कॉलेजेस, महाविद्यालयीन जो भी पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है, तो उनमें जो है एज एन अभियांत्रिकी के रूप में सिविल अभियांत्रिकी एक ट्रेड है, स्पेशलाइजेशन है, पढ़ाया जाता है और बहुत बहुत सिलेबस है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इट इज. नाउ डील्स विद प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे ही सिविल इंजीनियरिंग की बात याद आती है और एकदम से सुनते हैं तो सिविल के बारे में ऐसा पता चलता है कि अब कंस्ट्रक्शन की बात होगी, अब बनने बनाने की बात होगी, अब कुछ ना कुछ निर्माण की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, अब ढांचा खड़ा करने की बात होगी. तो इस तरीके से द सिविल इंजीनियरिंग इज बेसिकली डील्स विद, ये किस पे डील करता है, किस पे ट्रीट करता है, किन क्षेत्रों में है, प्लानिंग पे. प्लानिंग को हिंदी में नियोजन कहते हैं. अब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि सीधे लाए, सीमेंट ला गए और जितना भी मटेरियल है वो ले आए और जाकर के सीधे लगा दिया और ढांचा खड़ा कर दिया, ऐसा कहीं नहीं होगा. पहले क्या होगा, पहले प्लानिंग होगी. प्लानिंग होगी तो ये देखा जाएगा, साइट सिलेक्शन होगा, जगह देखी जाएगी, साइट सिलेक्शन होगा तो लैंड एरिया देखा जाएगा, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है उस पर्पस को देखा जाएगा, किस उद्देश्य, किस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव उस साइट पे ऐसी जगह पर पूरे हो पाएंगे या नहीं, इस तरीके को देखा जाएगा. और कितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव होंगे और साथ साथ कितने लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी उस कंस्ट्रक्शन की वहां पे हो पाएगी, ऐसी जगह पर हो पाएगी जिस काम के लिए भी कोई कंस्ट्रक्शन अगर किया जा रहा है. तो वो सब क्या चाहिए, वो सब को कहते हैं प्लानिंग. कि पहले प्लान किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा, किसी भी चीज की योजना बनाई जाएगी, नियमित योजना को नियोजन कहते हैं. तो इस तरीके से प्लानिंग होगा. तो डील्स विद प्लानिंग, डिजाइन, और जब प्लानिंग हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, डिजाइन तैयार होगा. अब डिजाइन तैयार होगा तो डिजाइन डेफिनेटली वाया सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी होगा और अनेकों प्रकार के और सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी होगा, डिजाइनिंग होगी.
देन डिजाइनिंग के बाद जब नक्शा बनेगा, जैसे बोलते हुए ना नक्शा पास करा लिया, नक्शा हो गया, जिन जिन क्षेत्रों में नक्शा पास नहीं होता वहां पर भी डिजाइन बनाना पड़ता है सेल्फ, पहले प्लानिंग और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद क्या है कंस्ट्रक्शन होगा, देन कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो मेंटेनेंस की आवश्यकता है। अब अगर इस तरीके का कोई भी ढांचा खड़ा हो गया, बिल्डिंग बन गई, कोई बड़ी बिल्डिंग मल्टीप्लेक्स मॉल बन गया, चाहे वो डोमेस्टिक बिल्डिंग हो, घर हो, या किसी भी प्रकार का रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल फ्लैट्स हो, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके का कोई भी ढांचा अगर कंस्ट्रक्शन बना तो फिर उसके बाद मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उसे संभालने रख रखाव जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दीवारें जो है अगर पड़ी पड़ी अगर डेटीरियोरेट हो जाए, मटेरियल पड़े पड़े डेटीरियोरेट हो जाता है जब तक कि उसमें अगर प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर जगह खुलना, चीजें होना और फंक्शनिंग ना हो। इस तरीके से बड़े बड़े जैसे कॉमन भाषा में बोलते हैं खंडहर हो जाना, तो इस तरीके से रखे रखे तो मेंटेनेंस इस तरीके से चाहिए कंस्ट्रक्शन को ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर का, ढांचे का। सो फाइनली इफ यू विल कंक्लूसिवली, या फिर अगर एक साथ इन अ सिंगल गो विल स्टडी, then civil engineering is the branch of engineering। civil engineering वो branch है engineering की, किस पे डील करती है? deals with प्लानिंग, जो कि डील कर रही है प्लानिंग में, डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस तरीके से डील करती है, एंड बिल्ट द एनवायरमेंट। और इस तरीके से जिस तरीके से पूरा का पूरा एनवायरमेंट, या फिर यूं कहें कि एक पूरा इज अ काइंड ऑफ व्हाट कंस्ट्रक्शन कॉलोनी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पूरा स्ट्रेयर तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से दैट इज व्हाट सपोज टू बी सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग डील्स विद आइदर प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक चीज है कि इस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देयर आर सम ऑफ द ब्रांचेस, सम ऑफ द थिंग्स which comes under civil engineering, either they were studied as an again as an competition exam, और डे टू डे लाइफ में आए दिन सभी को जरूरत तो होती है, घर सभी को चाहिए, रहने के लिए छत सभी को चाहिए, और इसके साथ साथ करने के लिए जो उद्यम होते हैं कई बार कॉम्प्लेक्स हैं, बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस हैं, मल्टी स्टोरीज हैं, और इस तरीके से कमर्शियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ये सब तो होते ही हैं। कहीं ना कहीं फ्लैट सिस्टम है, जहां पर जमीनें कम है वहां फ्लैट्स बनते हैं, जहां जमीनें ज्यादा है वहां जमीनों वाले रेजिडेंस बनते हैं, या जमीनों वाले कमर्शियल क्वार्टर्स खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं जो है अब कुछ ना कुछ ब्रांचेस होते हैं, मतलब अलग अलग संकाय होते हैं, अलग अलग सब कैटेगराइजेशंस, एंड देयर आर डिफरेंट सब क्लासिफिकेशंस, दे आर रिलेटेड टू व्हाट सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग से वो कौन कौन से ऐसे सब कैटेगराइजेशन है, दैट इज कॉल्ड टू बी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है मतलब ढांचागत, ऐसा इंजीनियरिंग, ऐसी अभियांत्रिकी जो ढांचे के बारे में बात करे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करे, दैट इज सपोज टू बी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ऐसा इंजीनियरिंग it is also part of, it is also a branch of what civil engineering। तो सिविल इंजीनियरिंग का एक और ब्रांच कौन है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मतलब जो लाने ले जाने वाला। अब लाने ले जाने के लिए भाई अगर मान लीजिए रेता रोड़ा बिजली, रेता रोड़ा मटेरियल, किसी भी तरीके का कोई कंक्रीट, किसी भी तरीके की किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन करने में चाहिए, चाहे वो मटेरियल रिलेटेड हो, कंक्रीट रिलेटेड हो, सीमेंट रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का है ना, सैंड रिलेटेड हो, तो ट्रांसपोर्ट करना उसे, और किन माध्यमों से ट्रांसपोर्ट करना, वाया व्हाट मीडियम, तो ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का पार्ट बनेगा। मतलब जो संरचना है, ढांचे की संरचना है, संरचनात्मक ढांचे को जोड़ने के लिए whatever engineering is used of transportation again, तो transport engineering। So water engineering, water resource engineering is also a part of this civil engineering, and geotechnical engineering। अब geotechnical engineering is also a part of this engineering, however we are coming inside also। So geotechnical engineering is also a part which is related to सिविल इंजीनियरिंग। अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऐसा जो पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, तो ये सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एंड लाइकवाइज कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है,
और मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, तो ऐसे सिविल इंजीनियरिंग का यह भी पार्ट है। और सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी है। सो नाउ द कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अब जैसे बोलते हैं ना कंक्रीट, तो कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट बिछाते हैं, जैसे तो कंक्रीट बिछाते हैं, रेता रोड़ा, मोटा मोटा रोड़ा, ये सब दैट इज विच इज सपोज टू बी फिक्स द थिंग्स, किसी भी चीज को ठोस करने के लिए और ग्रिपिंग को सॉलिडिफाई करने के लिए जो चीज यूज होते हैं, दैट इज यूज टू बी सपोज समथिंग कंक्रीट। कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिविल इंजीनियरिंग एंड डेफिनेटली आरसीसी कोड। अब आरसीसी कोड होता है कि हर एक पैरामीटर या हर एक चीज के लिए, हर एक सिविल इंजीनियरिंग में यूज होने वाले मटेरियल के लिए अपना अपना एक स्टैंडर्डाइज्ड बीआईएस का कोड होता है, दैट इज सपोज टू बी आरसीसी कोड। तो इस तरीके से उसे आरसीसी कोड कहते हैं। तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड और इस तरह। और नाउ सर्वेइंग। अब सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेइंग मतलब यह है कि किसी भी चीज को जो है कराने से पहले, मतलब कोई चीज अगर लेट अस सपोज कोई कंस्ट्रक्शन बनना है, कोई बिल्डिंग बननी है, या फिर कोई ढांचा खड़ा होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है, निर्माण होना है, फॉर्मेशन अब होनी है, तो उसके लिए पहले उसका सर्वे कराया जाएगा। कोई प्रोजेक्ट लगना है, किसी प्रकार एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट हैज टू बी कमीशन्ड इन एनी एरिया दैट नीड्स टू बी सर्वेइंग। कोई रोड बिछनी है, कुछ और करना, वो जो सर्वे के लिए खड़े रहते हैं ना, ऐसा वो कैमरा लेकर के इस तरीके से, सो दैट इज व्हाट सर्वेइंग ओनली। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस सिविल इंजीनियरिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो ऐसी इंजीनियरिंग विच जनरली डील्स विद व्हाट स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अगेन हियर। So now what basically the structural engineering is? In structural engineering, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ऑब्वियस सी बात है ढांचे की बात आएगी, तो डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, अब कैसे कैसे डिजाइन की बिल्डिंग है, दैट इज व्हाट डिजाइन ऑफ बिल्डिंग है, किस तरीके का डिजाइन चाहिए और कैसा कैसा डिजाइन चाहिए, up to what, that is very very important. So that is why that is called to be as the design of building, bridges and towers, डैम्स। मतलब डिजाइन बनाना किसका, बिल्डिंग बनाना, या यूं कहें कि ब्रिजेस खड़े करना, पुल वगैरह खड़े, पुलिया बनाना, तो इस तरीके से, या सेतु का निर्माण करना, सेतु कहते हैं हिंदी में। सो दैट इज व्हाई व्हाट डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, डिजाइन ऑफ ब्रिजेस एंड टावर्स। अब टावर्स खड़े करना, अब टावर्स इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, टावर्स इज आल्सो पार्ट ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई ढांचा खड़ा कर रहे हैं तो डेफिनेटली टावर के नीचे जहां पे उसकी हिंजिंग या खड़ा करेंगे, उसको सॉलिडिफाई या हजम करेंगे, तो डेफिनेटली इट नीड्स सम कंक्रीट टू डू। सो इसीलिए क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस साइट सिलेक्शन में करेंगे, कितना सैग, लेट अस सपोज पावर के टावर्स लगा रहे हैं, अब पावर ट्रांसमिशन के टावर्स लगा रहे हैं, तो कितना सैग आएगा, कितना झुकाव आएगा। अब सैग भी क्या होता है, सैग प्लेन एरियाज में सैग अलग है, अब हिली एरियाज में तो ढलती हुई लाइनें जाएंगी। सो किस प्रकार से साइट सिलेक्शन किया जाएगा, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस। टावर्स, डैम्स, अब डैम्स में बांध बनाना है, बांध में ऑब्वियस सी बात है कि व्हाट इट नीड्स टू व्हाट, इट नीड्स टू, अब कोई भी वाटर है, रनिंग वाटर को रोका जाता है पानी दे करके, सो दैट इज सपोज टू बी व्हाट, दैट इज सपोज टू बी हाइट। अब हाइट चाहिए, हेड चाहिए, अब उतनी हाइट है उतना हेड देना, उतना जो है रोका लगाना है तो रोका लगाना है, तो इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई स्टडीइंग अंडर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इट नीड्स व्हाट, इट नीड्स मटेरियल टू डू दिस, द टेक्नोलॉजी टू डू दिस। और इस तरीके से, किस तरीके से, कई बार क्या होता है, नदियों को या फिर वाटर के वेज को डी-रूट किया जाता है, अलग रूट बना जाता है, और डेफिनेटली तब उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तो फिर से वापस लाके कंप्लीट किया, वापस ला करके वहां पर वाटर को जमा किया जाता है, फिर एक हाइट आती है और हाइट से गिरता है टरबाइन में, और इस तरीके से पावर प्रोडक्शन होता ही है। सो दैट इज व्हाई डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, डिजाइन ऑफ ब्रिजेस, डिजाइन ऑफ टावर्स, डिजाइन ऑफ डैम्स, दैट ऑल आर द स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। एंड डेफिनेटली एनालिसिस ऑफ लोड, स्ट्रेस एंड स्टेबिलिटी। अब लोड क्या है, लेट अस सपोज कोई ढांचा खड़ा किया, अब ढांचा खड़ा किया, कोई पुल बना रहे हैं, अब पुल बना रहे हैं तो लंबा अगर पुल है तो नीचे से लगाते हैं सपोर्ट, और डेफिनेटली ऐसा तब लगेगा टू मेक द लोड शेयर। अब लोड को शेयर करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा,
लोड शेयर करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि किस तरीके से, लेट अस सपोज अगर लोड सेंटर पॉइंट में ज्यादा आएगा या फिर अगर हिंजिंग हो जाए, लटक जाएगा, जैसे झूला पुल होते हैं, कई झूला पुल, अब झूला पुल को क्यों दिया रहता है सपोर्ट चारों तरफ से, इसीलिए दिया रहता है कि ताकि वो झूला पुल एकदम से हिंज होकर, लटक तो रहा ही है और लटक करके नीचे ना आ जाए, ज्यादा सैग ना आ जाए। तो इस तरीके से लोड की एनालिसिस की जाती है, एनालिसिस ऑफ लोड स्ट्रेस। अगर कहीं पर दबाव लगेगा तो कितना दबाव लगेगा, किस क्वांटिटी का, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है, अगर कोई हैवी लोड ऑपरेट कर रहा है किसी स्ट्रक्चर पे, तो किस स्ट्रक्चर पे कितना खिंचाव, तनाव आ रहा है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, दैट वुड बी सपोज। इस तरीके का विश्लेषण जो है वो स्ट्रेस कहलाएगा, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, और वो भी किसी स्ट्रक्चर में होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड स्टेबिलिटी। और कब तक स्थिरता बनी रहेगी, अगर ऐसा हो गया, अगर किसी लोड पे जब स्ट्रेस आएगा, in any of the load when some stress will be there, तो कितनी स्थिरता बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी, what would be the failure point और fracturing point क्या ही होगा ऐसे स्ट्रक्चर का, तो वो सब को निकाला जाता है इस सब में। so that is why treated to be as the structural engineering। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। मतलब अब भाई ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, परिवहन है, तो इसीलिए अगर कोई चीज जा रही है, आ रही है बार बार, तो इस क्या आओ जाओ, समथिंग लाइक दिस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज डीलिंग विद हाईवेज। अब हाईवेज है, अब वो हाईवेज क्या हो सकते हैं, दैट में भी नेशनल हाईवेज हो सकते हैं, दैट में भी स्टेट हाईवेज हो सकते हैं, दैट में भी डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हो सकते हैं, अब वो राष्ट्रीय राजमार्ग भी हो सकते हैं, अब वो राज्यीय राजमार्ग भी हो सकते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल हाईवे भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली वो जो है जिला स्तरीय भूखंडीय राजमार्ग भी हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाई हाईवेज। और हाईवेज में किस तरीके का, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इन्हीं हाईवेज के माध्यम से हो रहा है, via the medium of highways, that is why it is studied under this transportation engineering। however उसका जो स्ट्रक्चर है that may also be coordinated with this structural engineering also। तो इसीलिए जैसे रेलवेज है, रेलवेज इज ऑल्सो गेटिंग टू बी स्टडीड अंडर दिस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवेज देयर, तो किस जगह पर रेलवे की पटरी बिछाई जानी है, इस चीज को इंग्लिश में ट्रैक्शन कहते हैं, ट्रैक्शन। तो इट मींस दैट ट्रैक्शन मतलब ये होता है कि ट्रैक बिछाना, ट्रैक का एक्शन करना, इसका मतलब जो रेलवे के ट्रैक्स को बिछाना और उनके ऊपर एक्शन करना, जिस पटरी पे ट्रेन दौड़ने अब जा रही है। आजकल तो सारा ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल है, तो इट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो इसीलिए ट्रैक्शन बिछाना, तो वो जो बिछाया जाता है तो वो क्या है, रेलवेज है। तो नए किस गेज के बिछाना, कितना चौड़ापन होना चाहिए, क्योंकि हमेशा उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मटेरियल में होता रहता है। That is why railway is having this। तो रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होती है। एयरपोर्ट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब जैसे ये चीज देखा जाता है कि जैसे सड़क है, सड़क में जो है कौन सा कहां से जाएगा, आपस में मिल ना जाए, रास्ते स्ट्रक्चर आपस में मिंगल ना कर जाए, ताकि कोलैप्स ना हो जाए। और अगर इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन को अगर किसी सड़क के बीच से जाना है, तो उस समय पर जो सामने जो रोके लगाए जाएंगे, जो पॉज या बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, वो कितने समय में एक्टिवेट करेंगे। तो इस तरीके की चीजें, कितनी डिस्टेंस तक के लिए जाएगा, कहां से होते हुए जाएगा, क्या वो वहां पे कंपेटेबिलिटी लेगा या नहीं, तो इस तरीके की सारी चीजें ये सब ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बनेंगी। एयरपोर्ट एंड ट्रैफिक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। अब जैसे ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक इज नॉट ओनली फॉर द कि सड़क से चलने वाला जो ट्रैफिक है, तो वही ट्रैफिक है जाम जिसे कहते हैं, बट ट्रैफिक एयरपोर्ट ट्रैफिक भी होता है कि वहां पर भी चैनलाइजेशन होता है कि कहां चलते हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर वहां पे सभी चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एरोप्लेन्स जब चलते हैं या फिर हवा जब सड़क यात्राएं चलती हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रैफिक। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हाट इंजीनियरिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन इट नीड्स व्हाट, अब ऐसा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और सेफ्टी है देखी जाएगी। So for the successful execution of the transportation engineering, for the successful execution of the transportation in engineering, which is related to transportation engineering and is a subcategory of civil engineering, it is highly required the planning, it is highly required the transportation planning and after it the safety measures that needs to be followed। मतलब
ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग तो चाहिए ही चाहिए, नियोजन, ट्रांसपोर्टेशन नियोजन, और जो सेफ्टी मेजर्स हैं वह भी चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। व्हाट इज वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग? अब जैसे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में डैम्स हो गए, बांध हो गए, कैनाल हो गए, कैनाल्स भी बनाते हैं, इतनी नहरें निकालते हैं। अब जैसे उत्तराखंड में गंग नहर है, अब गंग नहर में भी गंगा से निकाली हुई नहर गंग नहर कहलाती है। तो बहुत सारी नहर है, इंदिरा गांधी स्वीज कैनाल है, बहुत सारी लंबी लंबी कैनाल्स हैं। सो दैट इज व्हाई व्हाट, और डैम्स है। अब कैनाल्स को निकालते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए निकालते हैं, है ना, सिंचाई करने के पर्पस के लिए निकालते हैं। अब सिंचाई पे आधारित होती है खेती। अब खेती या तो मानसून के पानी पर ही डिपेंड है इंडिया में, या फिर इरिगेशन के पानी पर डिपेंड है। अब इसीलिए ये जरूरी है कि इरिगेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन के लिए कैनाल्स के थ्रू और डैम्स में जो है, जैसे कई बार मछली पालन और इस तरीके की बहुत सारी नेक्स्ट चीजें ऑक्सिलरी मींस को किया जाता है, साथ ही के साथ जो अतिरिक्त जो भी एक्टिविटीज है वो की जाती हैं। व्हाट इट नीड्स फॉर द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ये जो पानी का संसाधन है उसकी जो इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी है, क्योंकि पानी के साथ हो रहा है, पानी एज अ सोर्स है यहाँ पे, और फ्लड कंट्रोल एंड वाटर सप्लाई नेटवर्क्स। अब जैसे पानी पीने के लिए भी सप्लाई किया जाता है यहाँ से, वो वाटर सप्लाई नेटवर्क के लिए, और फ्लड कंट्रोल, बिकॉज वेन एवर देयर विल बी डैम्स, तो ऐसा हो सकता है कि कई बार पानी बढ़ जाए तो बैराज शुड बी ओपन, ऐसा खोलना जब फाटक पड़ेगा तो क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को जब खोलेंगे तो डेफिनेटली जो रिवर बेड्स हैं उनमें पानी की संख्या, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में भी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं इन सब चीजों को। सो अब ये इंपॉर्टेंट है। नाउ जियोथर्मल एनर्जी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। नाउ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि जियो मतलब रिलेटेड टू ज्योग्राफी, रिलेटेड टू अर्थ, रिलेटेड टू क्रस्ट ऑफ द अर्थ। नाउ जियो टेक्निकल, ऐसी टेक्निकोलॉजी, ऐसी टेक्निकल जो कि जियोलॉजी के ऊपर लग रही है, भूमि के ऊपर लग रही है, इस तरीके की अभियांत्रिकी को जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहते हैं। सॉइल मैकेनिक्स मतलब द एक्शन और द मैकेनिक्स और द processes which are coming or treating in soil, so that is called soil mechanics. एंड डेफिनेटली फाउंडेशन डिजाइन। अब जैसे फाउंडेशन डिजाइन है, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो पहले उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, पहले उसकी नींव बनाते हैं, नींव फाउंडेशन खोदते हैं, फाउंडेशन खोदते हैं तो किस तरीके का मटेरियल वहां डालते हैं, और कहां पर फाउंडेशन खोदते समय पानी कितने आता है, क्योंकि पानी निकलता है नीचे से, ग्राउंड लेवल वाटर, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, और फाउंडेशन को बनाते समय कितनी विड्थ रखी जानी चाहिए। तो वो सब डिपेंड करता है प्लानिंग पे, डिजाइन पे, कैसा डिजाइन दिया गया है, किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है। So like this only soil mechanics and foundation design. Now what is its use? Retaining walls. अब जैसे दीवारों को रिटेन करना, खड़े रखना, अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो दीवारें खड़ी रहेंगी। फाउंडेशन अगर हिली रहेगी, फाउंडेशन अगर फॉल्टी होगी तो डेफिनेटली क्रैक्स आने की संभावना दीवारों में बढ़ती है। क्रैक्स नहीं आएगा तो किसी न किसी तरीके की सिल्ट, किसी न किसी तरीके की फ्रैक्चर, कैसा फ्रैक्चर, एक स्ट्रक्चरल फ्रैक्चर हो जाएगा, फट जाएंगी दीवारें, या कुछ और हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, अपनी जगह पर स्थिरीकरण नहीं भी होगा। सो इस तरीके से रिटेनिंग वॉल्स के लिए, टनल्स के लिए, अब जैसे टनल्स हैं, अब टनल मतलब सुरंग, अब अगर सुरंग को किस तरीके से कहां पे डाल के निकाला जाए, क्योंकि वो जियो टेक्निकल है, भूमि को खोद करके निकाला जा रहा है, आर पार किया जा रहा है। अब टनल अगर गिर गई तो उसके अंदर होने वाली तो सारी चीजें एक्टिविटी ब्लॉक चौक हो जाएंगी, अगर कोई जनधन होगा तो वहां दब जाएंगे। ऐसे उत्तराखंड में अभी पिछले से पिछले हुआ था, एक टनल गिर गई थी। तो इस तरीके से होते रहते हैं कई जगह पर, तो इसमें बहुत सारी जो है सिल्की आरा वाला, तो इस तरीके से वो जो टनल है, टनल का तो हो जाएगा। तो इसीलिए टनल, रिटेनिंग वॉल्स, टनल एंड अर्थ स्ट्रक्चर, और जो अर्थ का ढांचा है, जो पृथ्वी का ढांचा है, उसको रिटेन रखने के लिए कि किस तरीके से तब ढांचा है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। नाउ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है? वाटर ट्रीटमेंट। अब वाटर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब पानी का ट्रीटमेंट है भाई, पानी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, और अगर वेस्ट वाटर हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट होता है। वाटरशेड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल वर्षा का पानी आ रहा है, अगर बरसात से वर्षण हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश आ रही है, तो उसका जल इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है। पॉल्यूशन कंट्रोल है, अब ये क्या होता है, ये फॉर दिस पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। अब जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई ये सब है, और उसका सारा का सारा रेसिड्यू किसी पानी में खोला गया है, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल के क्या मेजर्स है, एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये है कि समावेशिता, वो तब होगा। सस्टेनेबिलिटी ये है कि आज की किसी भी चीज को करना भविष्य को कंसर्न को ध्यान में रख के, ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। नाउ कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग। नाउ कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लगना है कोई, तो उसके लिए पहले प्लानिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। ऐसा इसीलिए किया जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, कितनी लागत लगेगी, वो स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कोई प्रोजेक्ट, किसी भी रूप का प्रोजेक्ट, कोई पावर प्लांट, कोई कुछ और, कोई डैम, कोई ब्रिज वगैरह जो बनना है, जो भी कोई भी योजना के रूप में आया है, किसी भी प्रकार की योजना स्वीकृत हुई है, क्या लागत की है, कितना लागत लगे, कितना पैसा लगेगा, कितना बचेगा, क्या कुछ प्लस माइनस हो सकता है, क्या मिसलेनियस उसमें कंटेंट लगेगा, क्या मटेरियल लगेगा, ये सारा कॉस्ट एस्टिमेशन होता है। एंड क्वालिटी कंट्रोल, अब उसमें क्या क्वालिटी रखी जाएगी, क्या गुणवत्ता रखी जाएगी। अब गुणवत्ता रखी जाएगी तो किस किस प्रकार की गुणवत्ता होगी, क्या क्वालिटी कंट्रोल होगा। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड व्हाट मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल में ये भी जरूरी है कि जिस तरीके का मटेरियल लग रहा है, क्या वो चीप क्वालिटी का है, क्या वो ऐसी क्वालिटी का है कि बस अब बिल्डिंग बनी और ढह गई। अब मान लीजिए कोई सरकारी बिल्डिंग बनी और एकदम से जो है ढह गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो बिल्डिंग बने तो वो अच्छी रहे, टिकी रहे, खड़ी रहे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अब क्वालिटी कंट्रोल में तो अब जैसे देख लीजिए कई बार होता है हाथ से, अब कई बार खास तौर पे जिस समय बारिश का टाइम होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे मैदानी क्षेत्रों में, किसी भी प्रकार के क्षेत्रों में अगर ले लीजिए, अगर जिस समय डिजास्टर या वर्षा का समय होता है, ऐसे समय में क्या होता है कि अब भाई खड़े खड़े ढांचे भी गिर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं बनाए हैं, अगर क्वालिटी नहीं डाली है, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट नहीं है, तो जिस तरीके से फिक्सेशन है वो हो नहीं पाएगा, बाइंडिंग है वो हो नहीं पाएगी, तो दर दर आके गिर जाएंगी चीजें, तो है ना, भुरभुरा के गिर जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं क्वालिटी कंट्रोल। लेट अस सपोज कोई पुल ही गिर गया चलते चलते। अब उत्तराखंड में अभी कुछ समय पहले मान लीजिए, अभी एक रानी पोखरी नाम के यहाँ जगह, ऋषिकेश के जाते समय, अब वो जैसे मान लीजिए पुल खड़ा है, अब पुल खड़ा है तो गाड़ियां चल रही है, और गाड़ियां चलते चलते ही अगर पुल नीचे गिर जाए, तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो किस क्वालिटी का बना था, किस क्वालिटी के कंटेंट से बना था, क्या उसमें मटेरियल लगा था, कैसे चलते चलते कोई पुल गिर जाता है। तो ये तो क्वालिटी कंट्रोल का विषय भी कुछ साल, 1-2 साल, 3-4 साल पहले की घटना है। तो इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल है। इसके साथ साथ ऐसे अगर मतलब मान लीजिए कि जो किसी भी प्रकार के झूला पुल है, या फिर एक ही बारिश में टूट जा रहे हैं, अपने साथ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहा के अगर कोई ले जा रही है नदी, तो इसका मतलब अगर वो स्ट्रक्चर बड़ा है और उसमें कॉस्ट एस्टिमेशन प्लानिंग करने के बाद ज्यादा आई है, तो ये तो चिंता का विषय है, तो ये तो क्वालिटी का भी विषय है। इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि उस समय कैसे डिजाइन बना था, कैसे प्लानिंग हुई थी, क्या कंस्ट्रक्शन हुआ था, क्या उसमें मेंटेनेंस हुआ, और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनली बना कैसे, कैसे अप्रूव हुआ। तो इस तरीके से बार बार ये न्यूज में आते रहती हैं। तो इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी तब जरूरी है। तो इसीलिए जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आरसीसी कोड, सर्वेइंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, दीज आर द पार्ट। नाउ अगर आप देखा जाए कुछ इसके ऐसे व्यवहारिक और स्ट्रक्चरल और ऐसे बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं, क्या है वो ये है, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। अब जब कभी भी डिजाइन होता है बिल्डिंग का, ब्रिजेस का, टावर्स का, डैम्स का, या फिर कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन विच इज रिलेटेड टू हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट ट्रैफिक, तो ये सब चीजें जो है दैट शुड बी ऑफ अ गुड मटेरियल। ये इनमें जो भी मटेरियल लगाओ वो सिर्फ बातों से ही अच्छा ना हो, रियल में भी हो। अब जैसे देहरादून दिल्ली के बीच में एक्सप्रेसवे है, अब वो बनने के लिए तो 12,000 करोड़ के लिए, या अप्रोक्सीमेटली जितने का भी बना होगा, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का उसमें कॉस्ट एस्टिमेशन आया होगा, या फिर कॉस्ट मेजरमेंट आई होगी। अगर ऐसा आई थी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलस एरिया में तो अच्छे कंक्रीट के साथ या अच्छे मटेरियल के साथ बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा या फिर स्ट्रक्चर, लेकिन
और जहां पर बिल्कुल एकांत एरिया, जहां पर पॉपुलस नहीं है, वहां पर बस किसी तरीके का मटेरियल ऐसे ही बस कि एक बरसात में धुलने वाला मटेरियल ऐसा तो नहीं डला है क्या। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। अब जैसे मान लीजिए कोई डैम है, अब डैम है अगर वो अच्छे से नहीं बनेगा, या फिर कैनाल है अगर कोई नहर में खराबी आ गई और उसकी वजह से फ्लड आ गया, तो उस फ्लड को कैसे मेजर कर सकेंगे। अब इसमें एक समस्या, एक बात आजकल सारे शहरों में है, ड्रेनेज। अब ड्रेनेज ये है कि जगह जगह पर जो है, जगह जगह पर पानी का रुकाव है। अब जैसे हड़प्पा संस्कृति थी ना, हड़प्पा संस्कृति तो अपने ड्रेनेज के लिए ही जानी जाती थी कि उसमें तो एकदम साफ साफ पानी की निकासी के लिए निकासी तंत्र था, ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड प्रणाली हुआ करती थी, ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे वो, तो इस तरीके से। लेकिन अब आजकल सारे शहरों में, खास तौर पे सिटीज में क्या है, सिटीज में ये ड्रेनेज की बड़ी समस्या है। अब ये तो जैसे स्मार्ट सिटी है, अब स्मार्ट सिटी का जो इतना प्रोजेक्ट आया था, 100 करोड़ स्मार्ट सिटीज है ना, 100 स्मार्ट सिटीज थे, 100 स्मार्ट सिटीज थे और ऑल ओवर इंडिया में, या फिर यूं कह लीजिए कि जो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से महत्वाकांक्षी जिले जो योजना आई थी, बहुत महत्वाकांक्षी जिले थे। तो महत्वाकांक्षी जिले तो वो कहलाते हैं जहां बहुत प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ काम होता है। तो अब ये देखने का विषय भी होता है कि वहां पर जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, ट्रांसपोर्टेशन हुए, वाटर रिसोर्सेज लगे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हुई, पर्यावरण से संबंधित अभियांत्रिकी हुई, कंस्ट्रक्शन और उसका प्रबंधन हुआ, और वहां कैसा कंक्रीट पड़ा, कैसे कैसे सर्वे कराया गया, कैसे कैसे स्टील स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, किसी भी मटेरियल का ढांचा खड़ा हुआ, कितना कॉस्ट एस्टिमेशन हुआ, मार्केट प्राइस क्या रहा होगा, उसकी लागत क्या रही होगी, प्रोजेक्ट की सैंक्शनिंग क्या थी, और वो कितने समय तक ड्यूरेबल रहा, टिका। तो इस तरीके से ये सारा का सारा स्मार्ट सिटीज के माध्यम से भी नोटिस होता है। स्मार्ट सिटीज में जो आप देखें, स्मार्ट सिटीज अगर है, मान लीजिए ड्रेनेज की समस्या है, बरसात आ रही है और डूब जा रहे हैं यहाँ तक, और पूरा भी डूब जा रहे हैं, कई बार गाड़ियां डूब जा रही है, छुट्टी करनी पड़ रही है, घोषणा करनी पड़ रही है, घोषित करना पड़ रहा है कि आज छुट्टी रहेगी, या इतनी बारिश की वजह से अब सब ऑफ है क्योंकि ड्रेनेज की समस्या है। अब जैसे दिल्ली में ही देख लीजिए, नई दिल्ली में कितना ज्यादा ड्रेनेज की समस्या है, सारे शहरों में कितना ड्रेनेज की समस्या है, एक तो ऑलरेडी बढ़ता हुआ ट्रैफिक और ऊपर से ड्रेनेज की वो समस्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तथ्य हैं, वो इन चीजों की ओर भी बहुत फोकस करते हैं। They mainly focusing on these things। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि स्मार्ट सिटीज में जो है, या फिर ऐसे इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या कोई भी ऐसी योजना या बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, या भविष्य में भी आएंगे, या फिर इस तरीके के जो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर जिनमें बहुत बड़ी लागत होती है, अगर वहां पर फ्रैक्चरिंग होगी तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्राण और प्राण जो है वो डैमेज होगा, लोग चलते चलते गिर पड़ेंगे। जैसे अगर पुल चलते चलते गिर गए, अगर कोलैप्सिंग हो गई, और इसके साथ साथ अगर कोई स्ट्रक्चर डिमोलिश हो गया चलते चलते, अगर वो लोड को शेयर न कर सका, अगर लोड को न झेल सका, अब लोड टेस्टिंग ढंग से अगर नहीं हुई है किसी स्ट्रक्चर पे, या फिर कितना स्ट्रेस मैक्सिमम ले लेगा, अब उस अनुसार किस तरीके का मटेरियल पड़ा है और क्या स्टेबिलिटी, अगर वो पहले से ही प्लान्ड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, और किस तरीके से उन्हें नियोजित किया गया और कार्यान्वित किया जा रहा है, ये सब। तो इसीलिए अब अगर ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो क्या होता है। सो कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन। अब प्रॉपर्टीज क्या है कंक्रीट की, प्रोडक्शन कितना है, डिजाइन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग, ड्यूरेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ कंक्रीट। तो और कंक्रीट लगेगा कहां, जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कैसे, हाई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी और फायर रेजिस्टेंस। आग लगने का, कई बार बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, अब आजकल जैसे लखनऊ में, अब लखनऊ में क्या, वहां कोचिंग में आग लग गई, अब कोचिंग में आग लग गई तो चलते चलते उस स्ट्रक्चर के अंदर तो बच्चे जल गए, ऐसे जले कि जैसे जलते हैं वो भेड़ बकरी, ऐसे जल गए। या यूं कहें कि चलते चलते ही, चाहे कोई भी होता बिल्डिंग के अंदर, अगर आग लगी तो फायर सेफ्टी जो थी वो पहले क्या देखी गई
किस तरीके से, या पोस्ट रहा या प्रिकॉशनरी मेजर ले लिए गए। तो प्रिकॉशनरी मेजर अगर नहीं लिए जाते हैं तो ऐसे समय में नक्शा पास कैसे हुआ, और नक्शा पास होते समय इंजीनियर ने क्या देखा वहां पे कि किस तरीके से, जब उसने देखा कि अग्निशमन ही नहीं लगा है तो एक कमर्शियल बिल्डिंग रन कैसे कर रही है। सो लाइकवाइज ओनली ये सारी की सारी चीजें हैं, तो ये होता है। और ऐसे बहुत सारी जगहों पर, आगरा में भी ऐसा हुआ, ऐसा बहुत सारी जगह पर तब होते जाता है। कई बार घरों में होता है, दुकानों में होता है, मॉल्स में होता है, ये सब होता है। जैसे अभी मालवीय नगर में, दिल्ली के साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में इतना बड़ा हादसा हुआ, होता रहता है कहीं होटल्स में, कहीं किसी बिल्डिंग में, कहीं किसी मॉल में, कहीं कमर्शियल बिल्डिंग, कहीं घर में, कहीं चलते चलते ही धमाका हो गया कुछ ऐसे। तो ये सब चीजें हैं। तो फायर रेजिस्टेंस और मोल्डेबिलिटी एंड लॉन्ग सर्विस लाइफ। और मोल्डेबिलिटी मतलब ये है कि किसी भी चीज को, किसी स्ट्रक्चर को किसी और स्ट्रक्चर में बदलने की क्या संभावना है। लेट अस सपोज, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पुराना बिल्डिंग था, उसको फिर नया कर दिया, रिन्यूएट कर दिया, अब वो स्ट्रक्चर यूज करने लायक है कि पहले पूरा डिमोलिश करके नया खड़ा करने लायक है, ये भी विषय होता है। तो इन सब चीजों के लिए तो टेस्टिंग होती है, इन सब चीजों के लिए तो नक्शे पास होने के लिए यही तो चीजें देखी जाती हैं। सो दैट इज वाई कॉन्क्रीट। अब डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट होगा तो कॉन्क्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट। अब कंक्रीट में क्या क्या मिलेगा, अब कंक्रीट में सीमेंट मिल जाएगा, सीमेंट के साथ साथ और क्या होगा, फाइन एग्रीगेट, जिसे सैंड बोलते हैं, बजरी होगी, है ना, बजरी पड़ेगी, सैंड पड़ेगी, कोर्स एग्रीगेट होगा, वाटर होगा, पानी तो होगा ही, पानी होगा, कोर्स एग्रीमेंट थोड़ा मोटी, और उसके साथ साथ ऑप्शनल अगर एड मिक्सचर वगैरह डाला है तो। सो आफ्टर मिक्सिंग सीमेंट रिएक्ट विद वाटर थ्रू हाइड्रेशन फॉर्मिंग अ हार्ड स्टोन लाइक मटेरियल। और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, जैसा बेलचा होता है, बेलचे से उठाते हैं, और फिर बेलचे से उठाते हैं, और फिर बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, बड़े बड़े क्रशर होते हैं, मिक्सचर होते हैं, उससे पीसते हैं चीजों को, स्लरी तैयार करते हैं, घोल तैयार करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितना बाई कितना, कितना परसेंटेज कितना बना रहे हैं, कितना मोटा स्लरी बना रहे हैं, पतला बना रहे हैं, या किस क्वांटिटी का बना रहे हैं, इस तरीके से। सो इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में सीमेंट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल। अब सीमेंट जो है वो बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, बांधने वाले रोक के रखता है, कोऑर्डिनेटिंग मटेरियल की तरह होता है, बाइंड्स एग्रीगेट प्रोवाइड स्ट्रेंथ और डेवलप्स ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट्स रीइंफोर्समेंट। बहुत सारे प्रकार के सीमेंट होता है, ओपीसी, पीपीसी, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है, पोर्टलैंड स्लेट सीमेंट होता है, पीएससी, एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, सफेद, जैसे सफेद सीमेंट होता है वह भी होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, व्हाइट सीमेंट तो बहुत यूज होता है घरों में, और इससे जहां छेद वगैरह भरने होते हैं व्हाइट सीमेंट यूज होता है। और उसके बाद हाइड्रोफोबिक सीमेंट, पुट्टी भी जिसे कहते हैं कई बार, हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है। तो ये सब टाइप्स ऑफ सीमेंट है। फाइन एग्रीगेट है, और कोर्स एग्रीमेंट है, क्रश्ड स्टोन होते हैं या ग्रेनुल्स होते हैं, छोटे छोटे दानेदार, दाने बोलते हैं ना ग्रेनुल्स को। सो जैसे अगर ये ज्यादा होते हैं 4.75 mm, मतलब 4 समथिंग mm से ज्यादा होते हैं, कॉमन साइज 10 mm, 20, 40 mm ऐसे करके होता है इसका। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसेस श्रिंकेज, रिड्यूसेस कॉस्ट। अब वाटर तो होता ही है, वाटर में इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई भी ला करके वाटर लगा दिया, साफ पानी होना चाहिए, ताकि हाइड्रेशन, वर्केबिलिटी और लुब्रिकेशन, मतलब चिकनापन तो बना रहे। और एड मिक्सचर जो होता है, एडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर मतलब किसी चीज को भगाने वाला रिटार्डर, एयर इंटरटेनिंग एजेंट्स एंड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड भी है, एंड मिनरल एडमिक्सचर है। सो दीज आर। अब एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड वाटर सीमेंट रेशियो। अब W/C रेशियो बोलते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, तो इसीलिए वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। तो जैसे मान लो वाटर 180 केजी है, कितने भी केजी है, और फिर उसके बाद सीमेंट है 360 जितना भी केजी है, तो दैट अपॉन दैट, मतलब वाटर अपॉन सीमेंट, तो उतना जो है वाटर बाय सीमेंट रेशियो आ गया। इसका प्रभाव ये होता है, अब अगर वाटर बाय सीमेंट रेशियो लो है और हाई है, लो है तो हाई स्ट्रेंथ, लो परमिएबिलिटी एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी। अब परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, वो सीमेंट जो होता है
वाटर को अपनी बॉडी से कितना पास करने देता है, ज्यादा से ज्यादा एबिलिटी, परमिएबिलिटी। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो लो परमिएबिलिटी होती है, दैट इज व्हाई लो वाटर और सीमेंट रेशियो है, बेटर ड्यूरेबिलिटी। और हाई वाटर रेशियो में लो स्ट्रेंथ, सेग्रीगेशन होता है, ब्लीडिंग होता है और हाई श्रिंकेज होती है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी विल डिस्कस अपॉन, और उसके आगे वी विल डिस्कस ऑन आरसीसी कोड, सर्वेइंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन द नेक्स्ट सेशंस एज वेल. So as in today what we will discuss about the civil engineering in learning education platform as what deals with planning, design, construction and maintenance of infrastructure. If you will see somehow, अगर देखो आरसीसी में भी अगर बोल रहे हैं कुछ 1-2 मिनट के लिए इसमें बोल देते हैं। लेट अस सपोज आरसीसी, ये एक प्राइमरी इंडियन कोड है, इसको बोलता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसको बोलता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का कोड होता है। अब ये कंक्रीट का कोड होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए, लिमिट स्टेट मेथड के लिए, वर्किंग स्टेट मेथड या मटेरियल ड्यूरेबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए। अब जैसे एग्जांपल क्या है, अब कोई आईएस कोड है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका विवरण क्या है कि काय के लिए यूज होता है। अब जैसे मान लीजिए आईएस 13920 है, 13920 काय के लिए है, डक्टाइल डिटेनिंग ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए है। अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए तो आईएस 1893 पार्ट 1, तो पार्ट 1 भाग 1 1893, ये आईएस जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मतलब जो भी भूकंप आ रहा है, भूकंप रोधी अगर डिजाइन के लिए है, ऐसे ढांचे के लिए है। अगर डिजाइन लोड्स के लिए, अब तो चाहे डेड हो, लाइव हो, विंड हो, स्नो हो, स्पेशल लोड्स हो, तो इसके लिए आईएस 875 पार्ट 1 to 5 होता है। कंक्रीट एडमिक्सचर के लिए 199103, और डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन के लिए 1904, 2911 डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो इस तरीके से देर आर डिफरेंट आरसीसी। अब देखिए सर्वेइंग काहे के लिए यूज होता है, सर्वे को देख लेते हैं थोड़ा सा। सो सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेइंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन और अबव और बिलो द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस के ऊपर है, नीचे जाना है, नीचे कंस्ट्रक्शन बनना है ना। अगर कुआं खुदना है नीचे, कोई चीज नीचे को सुरंग बननी है तो वो तो सब, या फिर किसी ढांचे के अंदर ही है, अगर ढांचे के ऊपर क्रस्ट के ऊपर बनना है या फिर उसकी सतह पे बनना, कैसे ऑन पे बनना है। देन बाय मेजरिंग डिस्टेंसेस, एंगल्स एंड एलिवेशंस, दूरी, एंगल, कोण और एलिवेशन मतलब कितनी हाइट पे है, किस तरीके से स्लैंटेड है वो, एंड रिप्रेजेंटिंग देम ऑन मैप्स, प्लेन्स एंड ड्राइंग्स, और फिर मानचित्रों के माध्यम से, प्लेन्स के माध्यम से, या फिर जो ड्राइंग बनाते हैं वो। तो दैट इज व्हाई समटाइम्स कॉल्ड टू बी एज इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कैसा, सर्वे ड्राइंग बनाते हैं, सर्वे की ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनाते हैं तो दिखाते हैं कितना एलिवेशन, कितना एंगल, कौन सा स्ट्रक्चर कहां पे खड़ा करना है, ऊपर खड़ा करना है, नीचे खड़ा करना है, इन बिटवीन खड़ा करना कैसा है। तो इस तरीके से इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग and is essential for planning, designing, again the same thing, construction and maintenance. Now what is definition? Definition of surveying is the process of measuring distance, direction and elevation to prepare maps and what establish the location of natural and man-made features. जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं सर्वेइंग के, कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या मतलब सर्वेइंग कराने के बाद क्या क्या उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। पहला, प्रिपेयर मैप्स एंड प्लेन्स, अब मैप्स बनेगा उसका। डिटरमाइन प्रॉपर्टी बाउंड्रीज, और जहां पर भी बाउंड्री होगी पहले, अब जहां सर्वे करेंगे तो उसकी बाउंड्री तय होंगी, कहां से कहां तक सर्वे करना है, कैसा सर्वे करना है। और उसके बाद सेलेक्ट साइट फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। अब किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा तो सर्वेइंग के बाद साइट सिलेक्शन हो जाएगा कि कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो किस जगह पे लगेगा, किस तरीके से लगेगा, उसकी चयन, भूमि चयन। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, डिजाइन हाईवे, रेलवे, कैनाल्स एंड बिल्डिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद कैलकुलेट एरियाज एंड वॉल्यूम्स, भाई अब कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई क्या है, और वॉल्यूम क्या है, कितनी धारण क्षमता है उसकी। अब धारण क्षमता किस रूप में देखी जाएगी, लेट अस सपोज कोई एरिया, अब एरिया में अगर बहुत स्टोरी, मल्टी स्टोरी कोई बिल्डिंग बन रही है, बहुमंजिला इमारत बनी है, तो इस तरीके से भाई वो वॉल्यूम कहलाएगा, उसके अंदर कितनी सस्टेनेंस आएगी, कितना धारण क्षमता रहेगी। और वॉल्यूम में ये भी रहेगा कि उसमें फिर लोड क्या रहेगा, क्या स्ट्रेस रहेगा, स्टेबिलिटी तो रहेगा।
फिर उसके बाद देन सेट आउट इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को खड़ा करना, ढांचे को, और मॉनिटर डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और हमेशा मेंटेनेंस स्ट्रक्चर की खड़ी रखना, देखना, और किसी भी तरीके की कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट होने पर, कोई स्ट्रक्चरल मिसहैपनिंग या उसका फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन तक होने में भी उसको पहले पूर्वाभाषित करके कर लेना। अब जैसे जैसे कोचिंग में आग लगी तो ये चीज अगर पहले देख ली जाती तो आग नहीं भी लगती। एक तो अब देखिए क्या होता है, पिछले साल दिल्ली में क्या हुआ कि अब कोचिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए कोई नीचे चल रहा है बिल्कुल बेसमेंट में, अब वहां पानी आ गया, इतना जल जला कर सारे डूब गए, तो इसका मतलब ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बना था, कैसे बना था, किस तरीके से था, ये सारा का सारा चीजें। तो ऐसे किसी भी तरीके का, ये सिर्फ कोचिंग का ही मैटर नहीं, बल्कि कोई कमर्शियल बिल्डिंग, कोई ऐसा बिल्डिंग जहां पर कोई वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं, कोई किसी भी तरीके का कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग्स हैं या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ही क्यों ना है, एरियाज क्यों ना है, वहां पर ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू आइदर प्री और पोस्ट चेक ऑफ द स्ट्रक्चर्स, सो दैट इज व्हाई इट इज दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट सिविल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जो अभी पढ़ा वाया लर्निंग एजुकेशन सेंटर और लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म, स्टडी प्लेटफॉर्म, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जाना कि डील्स विद प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर जो ब्रांचेज है वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग तो है ही, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और आरसीसी कोड है, सर्वेइंग, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्टील स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी है। स्टील स्ट्रक्चर, स्टील को जब बिछाते हैं, इस्पात जब बिछाते हैं, क्योंकि स्टील क्या है, वो आयरन का एलॉय है, एलॉय मतलब धातु है, मतलब आयरन के साथ कोई और मिक्स करके, कुछ और हार्डनेस मिक्स करके एक नए धातु का निर्माण करना, ताकि वो कुछ और जिस कार्य के लिए हो रहा है उस तरीके से निर्माण करना, तो इसीलिए स्टील है। तो उस स्टील को कहाँ बिछाते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक चीजें आजकल जो स्ट्रक्चर में आती है स्टील है, तो इसीलिए स्टील स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की स्टडी होती है। सो दैट इज व्हाई दिस इज एंटायरली covering what? This is entirely covering the civil engineering. However, जब इससे और भी आगे आगे टॉपिक्स निकलते रहेंगे तो टॉपिक्स को और नहीं पढ़ते रहेंगे।